हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं लूसेंट सब्जेक्टिव बुक से पेज नंबर 83 से लेकर के 87 तक। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने कोशिश किया बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि बैकग्राउंड को चेंज कर दीजिए क्योंकि आंखों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमने फ्रेंड्स बैकग्राउंड को चेंज करके यहाँ पे ब्लैक करने की कोशिश की है आप लोगों के डिमांड के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% के अराउंड मिलता है जो कि सबसे ज़्यादा है, ये याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा अराउंड 20% होता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जबकि आर्गन की हम बात करें तो 0.93% होता है। तो इन सभी को याद रखना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है किस माध्यम से? वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण द्वारा। पृथ्वी के विकिरण द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओजोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए कि ओजोन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला पॉइंट्स बनता है कि यह गैस ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है। जो ओजोन होता है वो O3 होता है, यानी ऑक्सीजन का ही एक रूप होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि सूर्य से आने वाली जो तीखी परावैंगनिक विकिरण होता है इसके कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है। कौन? तो ओजोन अवशोषित कर लेता है, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा? पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? हम ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हम यहाँ पे एक्चुअली बी और सी दोनों होगा। ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे बी और सी होगा ना कि ई, ठीक है। बी और सी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बी और सी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो है जलवाष्प, सबसे ज़्यादा जलवाष्प। अगर ऑप्शंस में जलवाष्प ना हो तब वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को टिक करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 होता है। लगभग की बात करें तो 78.07%, कहीं कहीं 08% लिखता है, यानी कुल मिलाकर सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है कि वायुमंडल को क्षोभमंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित किया करने का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार है तापमान। उनके तापमान के अकॉर्डिंग इनको विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की संरचना में किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? संवहन मंडल किसे कहते हैं? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। ट्रोपोस्फीयर के नाम से इसको जानते हैं और ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, तो सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल होता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि क्षोभ मंडल में ही सभी मौसम संबंधी जो घटनाएँ होती है वो इसी मंडल में होता है, ठीक है। और इसके संबंध में और भी जो पॉइंट्स हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कभी कभी किस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे हम लोग मुलाभ मेघ कहा जाता है? तो ये सभी पॉइंट्स आपने सब्जेक्टिव लूसेंट में पढ़ा होगा। अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको पता होगा। तो मुलाभ मेघ आपने कहाँ पर पढ़ा था? राइट आंसर समताप मंडल। समताप मंडल यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। समताप मंडल जो है वो 18 से लेकर के 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो इस परत पाई जाती है। और ये ध्यान रखना कि समताप मंडल की जो मोटाई होती है ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और जैसे कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो इसमें नहीं होता है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं होता है इसमें, तो वो क्षोभ मंडल में होता है। और इसी वजह से यानी कि मौसम संबंधी इसमें कोई भी घटना नहीं होती है, तो इसी कारण से इसको वायुयान के उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। इसमें कोई भी ये सब घटनाएं नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान जो अक्रिय गैस है वो कौन सा है? तो आर्गन यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि आर्गन की जो मात्रा हम लोगों ने देखा था 0.93% होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, क्षोभमंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
तो ध्यान देना है फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, बिल्कुल सही। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल में तापमान की जो गिरावट की दर होती है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी के सभी कथन सही है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है किस मंडल में, तो ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सभी मुख्य वायुमंडलीय जो घटनाएं होती है वो किस मंडल में घटित होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा, सभी जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो समताप मंडल में ही घटित होता है। सॉरी, क्षोभ मंडल में ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में करेक्ट होगा। सॉरी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि किस मंडल को अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। अधोमंडल के नाम से भी हम जानते हैं किस मंडल को, तो ये भी हमारा है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को भी हम लोग अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए। किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी वायुमंडलीय घटनाएं नहीं घटती है, जैसे बादल का होना और कह सकते हैं जैसे कि बादलों की गरज, बिजली की चमक, आंधी होना, तूफान होना, धूलकण, ये सभी इसमें मौजूद नहीं होता है। इस वजह से हम इसमें कहते हैं कि वायुयान को उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है वो है आपका समताप मंडल, ऑप्शन बी, समताप मंडल। ठीक है। ऊपर में देखिए हम लोग मुलाभ जो मेघ होता है वो इसी में पाया जाता है, मुलाभ मेघ। ठीक है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस मंडल में पाया जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो कि ओजोन परत है, और ओजोन परत को हम लोग किस में देखते हैं, समताप मंडल में। समताप मंडल, ऑप्शन बी, समताप मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो किस में होता है, किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। ए विल बी राइट आंसर, क्षोभ मंडल में। ठीक है। बाह्यमंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, बाह्यमंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट है कि इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है। इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलियासिस और ऑरोरा बोरियालिस की होने की जो वाली घटनाएं हैं वो दोनों होती हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये आपने पढ़ा होगा ऑरोरा, ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि वास्तव में जो ऑरोरा होते हैं वो ब्रह्मांड है उसमें चमकते प्रकाश होते हैं, आपने कई मूवी में देखा होगा, ऑरोरा के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ओजोन परत की जो मोटाई मापने की इकाई होती है वो डबसन इकाई होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा गया, डबसन इकाई। ठीक है। ओजोन मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही। धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है, ये बिल्कुल सही। यहाँ पे सभी के सभी कथन सही है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कि परिवर्तन मंडल या फिर क्षोभ में तापमान क्या होता है। परिवर्तन मंडल भी नाम से जाना जाता है क्षोभ मंडल को। तो क्षोभ मंडल के कौन कौन से नाम हमने देखा, संवहन मंडल, अधोमंडल, एक परिवर्तन मंडल हो गया, क्षोभ मंडल खुद एक हो गया, यानी टोटल 4 नामों से हम इसे जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें तापमान क्या होता है, इसमें ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ घटता है, क्योंकि गिरावट हमने ऊपर में देखा था प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, पारद वायु दाबमापी की आविष्कार किसने किया था। पारद वायु दाबमापी का आविष्कारक कौन थे। इनका नाम है ई टॉर्सेली, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अच्छा, लुसियन विडाई ने इन्होंने भी एक आविष्कार किया था जिसका निद्रव वायु दाबमापी कहते हैं, निद्रव वायु दाबमापी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स, वायु दाब के संबंध में कौन सा कथन सही है। वायु दाब के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, वायु दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है, बिल्कुल सही है। वायु दाब की माप किससे होता है, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही। वायुमंडलीय दाब की जो इकाई होती है वो बार होता है, ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही है, बार में मापा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे, पूछेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, सभी के सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन कि एक बार किसके बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है।
देखिए फ्रेंड्स, जो टॉपिक आपको दिया जाता है, जो पेज नंबर आपको दिया जाता है, उसमें संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उसमें से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं करते हैं कि कुछ भी हम लोग क्वेश्चंस बना दें। जो पूछा जाता है, जो जिसके पूछे जाने की चांसेस होती है, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं कहिए कि लूसेंट्स बुक आपका जो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे या फिर गैपिंग करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार किसके बराबर होता है? तो एक बार जो होता है वो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। व्यापारिक पौने कहाँ चलती है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको व्यापारिक पौने को समझा देता हूँ कि व्यापारिक पौने किसे कहते हैं। तो अगर मैं इस ग्लोब को ड्रॉ करूँ और इसको हम लोग कुछ भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 0 डिग्री हो गया, उसके बाद हम ये ले लेते हैं एक आपका 10 डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे 23 डिग्री और 23.5 डिग्री लेते हैं, और उसके बाद हम एक ले लेते हैं 66 डिग्री। ठीक है, 66 डिग्री 66.5 कर लेते हैं, क्योंकि 66.5 ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ग्लोब पर 66.5 ही दिखाया जाता है। तो ठीक इसी तरह से नीचे भी आपका होगा। ठीक है, सेम टू सेम हम नीचे भी मान लेते हैं कि सेम टू सेम इसी तरह से। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि व्यापारिक पौने किसे कहता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, व्यापारिक जो पौने होते हैं वो लगभग माना जाता है कि 30 डिग्री से लेकर के चलिए मानते हैं कि यहाँ पे होगा 30 डिग्री से लेकर के, यानी ऊपर और नीचे दोनों की बात की जाती है, यानी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों को। और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उपोष्ण उच्च जो वायुदाब कटिबंध के नाम से जानता है, यानी उपोष्ण उच्चीय दाब। आप याद रखिए, उपोष्ण उच्च। ठीक है, उपोष्ण उच्च कटिबंध जो होता है उसे कहा जाता है। कहाँ से कहाँ? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 0 डिग्री। यहाँ पे अगर देखें तो 30 डिग्री जो यहाँ तक आ रहा है आपका, ये सभी के सभी व्यापारिक पौने के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, व्यापारिक पौने लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्ष और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्यरेखीय यानी कि मतलब 0 डिग्री भूमध्यरेखीय, ये आपका सभी जो क्षेत्र आता है वो व्यापारिक पौने के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको क्या भी नाम बताया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? 30 डिग्री उत्तरी या फिर दक्षिणी अक्षांश, या फिर एक और नाम से जाना जाता है उपोष्ण उच्च। यहाँ पे देख सकते हैं उपोष्ण उच्च दाब, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चंस में डिग्री से पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया उत्तर दक्षिणी इस तरह से, या फिर इस तरह से नाम लिखा जा सकता है कि ध्रुवीय या फिर उपोष्ण, इस तरह से। तो दोनों को आपको याद रखना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कि दहड़ता चालीसा क्या है? दहड़ता चालीसा, तो इसको अगर हम समझते हैं ग्लोब पर तो ठीक उसी तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री, ये आपका दक्षिण में होता है, ना कि उत्तर में। ये सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं दक्षिणी अक्षांश में, यानी कि जो जिस तरह से मकर रेखा रहता है ना, 0 डिग्री आपका ये है जिधर मकर रेखा रहता है, तो 40 से लेकर के 65 डिग्री के बीच के अक्षांशों को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली जो हवा होती है, तेज हवा होती है, उसी को कहा जाता है दहड़ता चालीसा। एक होता है प्रचंड 50, यानी कि जो 50 डिग्री होगा उसको कहेंगे। चीखता 60, यानी 60 डिग्री जो होगा उसको कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली जो उष्ण शुष्क स्थानीय हवाएं हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भागों में जो बहने वाली शुष्क स्थानीय हवाएं हैं उसे हम लोग फॉन के नाम से जानते हैं। और कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि फॉन किस देश में बहता है, तो ये आपका सर्वाधिक जो प्रभावित करता है वो स्विट्जरलैंड, जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि अर्जेंटीना के पास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली जो ठंडी हवाएं होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, तो अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में पैम्पीरा यहाँ पे लिखा गया। फिलहाल ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पैम्पीरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि यूएसए के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली जो गर्म और शुष्क हवा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग चिनूक के नाम से जानते हैं, चिनूक। ठीक है, चिनूक यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिनूक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी जो आल्प्स की बात करें स्विट्जरलैंड, मैंने आपको ऊपर में बताया था, तो फॉन बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए 2-3 पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मिस्ट्रल कहाँ पे होता है? एक होता है मिस्ट्रेल,
ठीक है, एक होता है मिस्ट्रेल और एक होता है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस, यानी ये जो आपका दिख रहा है वो स्पेन और फ्रांस से संबंधित होगा। जबकि मिस्ट्रेल की बात करें, मैस्ट्रेल कहा जाता है उसको, मैस्ट्रेल ऐसे लिखा जाता है, मैस्ट्रेल, ठीक है। तो मैस्ट्रेल का संबंध कहाँ पे होता है? उत्तरी इटली, उत्तरी इटली, ये याद रखिएगा, उत्तरी इटली, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सिराको के बारे में आपको आगे बताऊंगा, और फिलहाल चिनूक मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका यूएसए से संबंध रखता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे फो या फिर फॉन जो होता है वो आल्प्स पर्वत। बोरा की बात करें तो बोरा संबंध रखता है एड्रियाटिक तट, आपने याद रखा हुआ एड्रियाटिक तट, ये पॉइंट गलत है। और मिस्ट्रल देखिए, मिस्ट्रल राइन घाटी बिल्कुल सही, जो कि स्पेन और फ्रांस बिल्कुल सही है। और यहाँ पे खमसीन जो होता है, खमसीन यहाँ पे मिस्र के साथ, ये गलत, जो कि बिल्कुल सही है, खमसीन मिस्र में होता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे जो सिराको होता है, सिराको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहता है, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है, यानी कि जो नमी इसमें आता है आर्द्र हो जाती है, और इटली जब पहुंच जाती है। और इसके अन्य स्थानीय जो नाम होता है, जैसे हम लोग खामसीन जो है मिस्र में जानते हैं, गिबली के नाम से भी इसको जानते हैं लीबिया में, उसी तरह से चिल्ली के नाम से जाना जाता है ट्यूनीसिया में, लिस्ट के नाम से आता है मिड्रिया में, सिराको इटली में कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग नामों से इसी को जाना जाता है, खमसीन को, ठीक है। तो खमसीन यहाँ पे मिस्र बिल्कुल सही आंसर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो खमसीन अभी मिस्र ने देखा, चिनूक यूएसए के साथ होता है ना कि चाइना के साथ, तो ये पॉइंट गलत हो गया। सिराको इटली के साथ बिल्कुल सही है। गिबली जस्ट लीबिया में देखा, यानी कि जो सिराको होता है वही आपका आगे तरफ बढ़ता है और उसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामे होते हैं, तो गिबली लीबिया में कहा जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? इटली में रक्त की वर्षा लाती है, सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सिराको। सिराको करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? तो ध्यान दीजिएगा, विली विली ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध रखता है, पुरगा टुंड्रा प्रदेश के साथ, केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र को, और इसे हम लोग टेबल ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, टेबल ब्लॉक, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन डॉक्टर वायु भी कहा जाता है, यानी डॉक्टर वायु के नाम से भी इसको जाना जाता है? तो हरमट्टन याद रखना है, हरमट्टन, ठीक है। हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में ये चलता है, गर्म और शुष्क हवा है, तो इसे याद रखना है, हरमट्टन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम को राहत प्रदान करती है, और इसी वजह से इसको हरमट्टन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, हरमट्टन। ऑप्शन बी हरमट्टन। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा किस पवन का नाम है? तो क्या हम लोगों ने देखा था? पछुआ पवन। पछुआ पवन सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो स्थित है उसी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पछुआ पवन का विकास किन अक्षांशों के बीच होता है? किन अक्षांशों के बीच होता है? तो ध्यान रखना, 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, दक्षिणी अक्षांश के बीच, ऑप्शन बी, राइट। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक रोलर किस देश में चलने वाली गर्म हवा है? ब्लैक रोलर, तो ब्लैक रोलर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्लैक रोलर। कोयम्बैंग किस देश में चलने वाली गर्म हवा है? कोयम्बैंग, कोयम्बैंग का संबंध हो जाएगा कहाँ से? तो इसका संबंध हो जाता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक फील्डर किस देश में चलने वाली गर्म हवा है? ब्रिक फील्डर, तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिक फील्डर का संबंध हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन ई, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्द्रता होना चाहिए, आप इसको थोड़ा सा सुधार करेंगे। सापेक्ष आर्द्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वायु का तापमान कम होने पर जो सापेक्ष आर्द्रता होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। और तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाता है, ये दोनों के दोनों पॉइंट सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बन जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अच्छा, आर्द्रता की माप किससे की जाती है? आर्द्रता की माप हाइग्रोमीटर से की जाती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 41 MCQ कवर किया। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बात करते हैं कल का होमवर्क क्या रहने वाला है। तो कल का होमवर्क हम दे रहे हैं 88 से
90 तक, ठीक है, 88 से 90 तक, क्योंकि कल आपको 2 याद करना है, थोड़ा सा याद करने वाला ज़्यादा है, तो जो लोग नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं उनको याद करने के लिए मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए 88 से 90 तक हम दे रहे हैं। 3 पेजेज आपको अच्छे तरीके से पढ़ करके आना है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी आपकी मर्जी, आप समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।